चलिए बेटा स्टार्ट करेंगे। हाँ पता है मुझे, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लास्ट लेक्चर में हमने थियरी कवर की थी, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में थियरी कवर की थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो हमें डे टू डे लाइफ में डील करनी पड़ती हैं। टोटल कितनी है इस चैप्टर में? अभी 5, टोटल 5 है, बट अभी हम 3 की बात कर रहे हैं। कौन सी 3 फोर्सेस? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ नॉर्मल एंड फोर्स ऑफ टेंशन। बिहेवियर वगैरह देखा था हमने उनका। ग्रेविटी कितनी लगती है, किस तरफ लगती है, नॉर्मल कितनी लगती है, किस तरफ लगती है, और टेंशन कितनी लगती है, किस तरफ लगती है। याद है? नॉर्मल की बात करिए बेटा। नॉर्मल की अगर बात करें तो नॉर्मल अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है? नॉर्मल इज रिपल्सिव, परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस लगती है एंड गोइंग इनसाइड द बॉडी। टेंशन अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव है? अट्रैक्टिव है, और अलोंग द स्ट्रिंग लगती है एंड अवे फ्रॉम द बॉडी। तो हम 2 टाइप के प्रॉब्लम्स को हैंडल करेंगे बेटा। एक है इक्विलिब्रियम टाइप की प्रॉब्लम्स और दूसरी है डायनेमिक प्रॉब्लम्स। दोनों में पहले 3 स्टेप एग्जैक्टली सेम है। पहले 3 स्टेप दोनों टाइप की प्रॉब्लम में सेम है। अंतर केवल किस में आता है? 4th स्टेप में। याद है? और जैसे कल ये प्रॉब्लम आपने की थी, ये स्टैटिक की प्रॉब्लम है या डायनेमिक की प्रॉब्लम है? सबसे पहले स्टैटिक, ये पहचानना आना चाहिए आपको सबसे पहले। इसमें चीजें मूव नहीं करने वाली, रुकी हुई है। ये 10 kg का ब्लॉक रुका हुआ है, ये रस्सियां सब रुकी हुई हैं, स्ट्रिंग्स जो हैं ये सब रुकी हुई हैं। तो इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ स्टैटिक। अब इंपॉर्टेंट है सबसे पहला स्टेप। सबसे पहला स्टेप होता है सिस्टम को चूज करना, और वही सबसे क्रिटिकल स्टेप है बेटा। और एक ही सवाल में जरूरी नहीं है एक ही सिस्टम चूज करके काम चल जाएगा। हो सकता है पहले एक चीज को सिस्टम चूज करना पड़े, फिर उसके बाद अपने सिस्टम बदलना पड़े, फिर हो सकता है तीसरा सिस्टम चूज करना पड़े। जैसे इस सवाल में सबसे पहले हमें क्या सिस्टम चूज करना चाहिए? ए ब्लॉक को, अकेले ए ब्लॉक को। तो अकेले ए ब्लॉक को सिस्टम लूं तो कितनी फोर्सेस लग रही हैं बेटा उस पर? नंबर बोलिए मुझे, 1 2 3 4 5 में नंबर बोलिए। अकेले ए ब्लॉक को सिस्टम लूं तो कितनी फोर्सेस लग रही हैं उस पर? 2। नाम बोलिए उन फोर्सेस के, नाम बोलिए फोर्सेस के। ग्रेविटी है एंड टेंशन। नॉर्मल नहीं, नॉर्मल कहाँ है यहाँ? कोई सरफेस कांटेक्ट में है क्या? रस्सियां कांटेक्ट में, स्ट्रिंग्स कांटेक्ट में। तो कौन सी फोर्स लग रही है? टेंशन। ग्रेविटी किस तरफ? नीचे। टेंशन किस तरफ? ऊपर। तो कुछ ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है यहाँ। तो साफ साफ नजर आ रहा है ना, केवल आंखों से ही नजर आ जा रहा है, कुछ डायग्राम भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ये वाली रस्सी में पक्का कितनी टेंशन होगी? इसको T0 बोल दूं अगर, भाई यहाँ 100 न्यूटन की ग्रेविटी, तो उसको बैलेंस करने के लिए 100 न्यूटन की टेंशन होगी। तो T0 पता करने के लिए तो कुछ ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है। तो T0 100 न्यूटन है। ड्रॉ करने की जरूरत है जब मुझे T1 और T2 पता लगाने हैं। तो क्या सिस्टम चूज किया था बेटा बताइए मुझे? ए गांठ को, गांठ समझते हैं? ए पॉइंट पे ये 3 रस्सियां बांधी हुई हैं हमने, 3 स्ट्रिंग्स बांधी हुई है। स्ट्रिंग्स मासलेस है तो गांठ भी मासलेस है। इंपॉर्टेंट है बेटा उसके आसपास बाउंड्री इमेजिन करना, जो भी सिस्टम आप इमेजिन करते हैं। मैंने इस गांठ को सिस्टम लिया तो इसके आसपास की बाउंड्री कितनी जगह कट हो रही है? कितनी जगह कट हो रही है? इमेजिन करिए, 1 2 3, 3 जगह पे कट हो रही है। बाउंड्री जितनी जगह कट हो रही है उतनी जगह कॉन्टैक्ट फोर्सेस लग सकती हैं। कौन सी कॉन्टैक्ट फोर्स लग रही है यहां पर? नाम बोलिए। टेंशंस। 3 टेंशंस लग रही हैं, और टेंशंस ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द सिस्टम, अवे फ्रॉम द बॉडी। बॉडी क्या है हमारी? अब ए वाली नॉट है, ए वाली गांठ है ना बॉडी हमारी, ये हमारा सिस्टम है। यहां डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करना आना चाहिए। और हम बार बार जब एफबीडी ड्रॉ करेंगे
तो एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी फोर्सेस लग रही हैं एक्सटर्नल, उन सब की टेल होनी चाहिए एक पॉइंट पे। तो अगर मैं इस पॉइंट पे ए मान रहा हूं, इस पॉइंट को, बताइए टी नॉट किस तरफ लगेगी? इस पर टी नॉट डाउनवर्ड लगेगी, और टी नॉट का मैग्नीट्यूड पता चल चुका है मुझे, तो ये 100 न्यूटन है। T1 बोलिए बेटा। T1, ये रस्सी की टेंशन को T1 नाम दिया गया है। T1 किस तरफ लगने वाली है? इस गांठ पे, लेफ्ट को। T1 लेफ्ट को लगने वाली है, पता करना है हमको उसकी वैल्यू। और T2, इस वाली रस्सी में जो टेंशन है उसको T2 बोला गया है। T2 किस तरफ को लगने वाली है बेटा? ऐसे ना, या ऐसे? ऐसे, अवे, अवे फ्रॉम द बॉडी। अब इंपॉर्टेंट है एंगल। ये एंगल मुझे दिखा रखा है डायग्राम में कि वर्टिकल से कितना एंगल है बेटा? 30 डिग्री। और ये अभी मुझे अननोन है टेंशन T2, मुझे T1 और T2 पता करने हैं। अब है तीसरा स्टेप। हो गए ना पहले दो स्टेप? तीसरा स्टेप है आइडेंटिफाई अ coordinate system and break components of forces along coordinate axis। तो यहां क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करना अच्छा रहेगा? ये इसको हॉरिजॉन्टल, इसको वर्टिकल, ऐसे चूज कर सकता हूं ना। डाउनवर्ड चूज करें, अपवर्ड चूज करें, डजंट मैटर। इसको एक्स और इसको वाई चूज कर लिया मैंने। कौन सी फोर्सेस को कंपोनेंट में ब्रेक नहीं करना है? T1 और 100 न्यूटन को। और कौन सी फोर्स को कंपोनेंट में ब्रेक करना है? T2। अब यही वेक्टर की नॉलेज यूज होती है बेटा हमारी। सीखा है हमने, वेक्टर में सीखा है कंपोनेंट में ब्रेक करना। पास वाला कॉस, दूर वाला साइन। कौन से लॉ की मदद से ब्रेक करेंगे कंपोनेंट में? कौन से लॉ की मदद से ब्रेक करेंगे? लॉ का नाम बोलिए, जिस लॉ से कंपोनेंट में ब्रेक कर रहे हैं हम यहां इस वेक्टर को। नाम क्या है लॉ का? पैरेललोग्राम लॉ। वेक्टर एडिशन का था, बट यहां हम ब्रेकिंग में यूज कर रहे हैं। तो ये वाली T2 का एक कंपोनेंट वर्टिकली अपवर्ड आएगा, एक कंपोनेंट राइट साइड को आएगा। पैरेललोग्राम लॉ। इन दोनों का एडिशन ये है ना, या इनका कंपोनेंट ये है T2 के कंपोनेंट। याला बोलिए T2 cos 30। cos 30 क्या होता है? √3/2। याला बोलिए T2 sin 30, दूर वाला कंपोनेंट sin। sin 30 कितना होता है? 1/2। अब हम बैलेंस करेंगे फोर्सेस को। लास्ट स्टेप, ऊपर वाली फोर्सेस शुड बी इक्वल टू नीचे वाली फोर्सेस, लेफ्ट वाली फोर्सेस शुड बी इक्वल टू राइट वाली फोर्सेस। दिख रहा है ऊपर नीचे? ये 100 पता है तो T2 पता चल जाएगा। क्या आ गया T2? कि भाई T2 √3/2 शुड बी इक्वल टू 100। तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 200/√3 न्यूटन। एक बार T2 पता चला तो क्या T1 भी पता चल जाएगा? सिंपली T1 शुड बी इक्वल टू T2/2, जो कि हो जाएगा 100/√3 न्यूटन। ठीक है। अब मुझे T3 और T4 भी पता करते हैं। T3 T4 पता करने के लिए किसको सिस्टम चूज करना चाहिए? अब मुझे अब तीसरा सिस्टम चूज कर रहा हूं बेटा एक ही सवाल में। मैं सबसे पहले मैंने ब्लॉक को लिया था सिस्टम, फिर ये वाली गांठ को सिस्टम लिया था, ये वाली गांठ को। अब बी वाली गांठ को सिस्टम लूंगा। अब बी वाली गांठ के अराउंड बाउंड्री इमेजिन करूं तो कितनी जगह बाउंड्री कट हो रही है बेटा? 3 जगह। ग्रेविटी तो है नहीं उसकी, तो केवल टेंशन है 3। तो अच्छे से ड्रॉ करिए बेटा, अच्छे से ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बोलिए T2 इस तरफ दिखाऊं? T2 लेफ्ट बॉटम, लेफ्ट बॉटम की तरफ को दिखाना चाहिए मुझे। T2 मुझे पता चल चुकी है। T3 किस तरफ को दिखाऊं? T3 ऊपर को है। T3 इस रस्सी की टेंशन है। T3 किस तरफ को दिखाऊं? लेफ्ट को। एंड T4 किस तरफ को दिखाऊं? वर्टिकल से थोड़ा राइट साइड को।
अब सबसे इंपॉर्टेंट है एंगल सही से दिखाना है यहाँ पे। T4 का वर्टिकल से क्या एंगल बन रहा है? 60 डिग्री। अब T2 का हॉरिजॉन्टल से एंगल या वर्टिकल से एंगल, ये 30 डिग्री था। ये लाइन आप इमेजिन करें, ये 30 था तो ये वर्टिकल से 30 होगा, ऑल्टरनेट एंगल याद है। तो ये वाला एंगल क्या है बेटा? 30 डिग्री। पहला एंगल 30 डिग्री है। अब कंपोनेंट में ब्रेक करना है। इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, T3 को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। मैं इसको x मान रहा हूं और इसको y मान रहा हूं, हॉरिजॉन्टल को x, वर्टिकल को y। तो T2 का कंपोनेंट, एक कंपोनेंट आया लेफ्ट को, एक कंपोनेंट आया नीचे को। बेटा नीचे वाला कंपोनेंट बोलिए। T2 cos 30, पास वाला cos 30 कितना होता है? √3/2। और ये वाला बोलिए T2 sin 30, दूर वाला साइन। सिमिलरली और किस फोर्स को कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ेगा? T4 को। ऊपर वाला कंपोनेंट और राइट वाला कंपोनेंट। ऊपर वाला कंपोनेंट बोलिए T4 cos 60, cos 60 कितना होता है? 1/2। और ये वाला T4 sin 60, इट इज √3/2। अब चीजें बैलेंस आउट कर सकता हूं मैं। क्या था कल? जस्ट रिवाइज करवा रहा हूं क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बाकी कर चुके हैं हम सवाल। चलिए ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। सिमिलर क्वेश्चन है। मेन बात जो हमें सीखनी है बेटा वो है कंपोनेंट्स में ब्रेक कर पाना फोर्सेस को जब जरूरत हो। हमेशा जरूरत भी नहीं होगी, बट जब टेढ़ी फोर्सेस होंगी तो हमें फोर्सेस को कंपोनेंट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। ये वाला सवाल थोड़े टाइम बात करेंगे एक बार फिर से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये वाला सवाल थोड़े टाइम बात करेंगे, वापस आएंगे इस सवाल पे। उससे पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। वो लिफ्ट वाला सवाल इंपॉर्टेंट है बट उसको सीखने के लिए हमें अभी और कुछ सीखना है। बट ये वाला सवाल किया जा सकता है प्रेजेंट नॉलेज के बेसिस। ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। पहले क्या है जरा देखें सिस्टम में। 10 kg का ब्लॉक है, 20 kg का ब्लॉक है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, वर्टिकल दीवार है, दिख रहा है? ये फोर्स किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा लगाई जा रही है 100 न्यूटन राइट साइड को, और ये टेढ़ी फोर्स लग रही है 15 न्यूटन की 30 डिग्री विद द वर्टिकल। ये दो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। इसके अलावा और भी फोर्सेस इन्वॉल्व हैं ऑब्वियसली यहाँ पे, है नहीं है? है नहीं है बेटा? कौन कौन सी और फोर्सेस इन्वॉल्व होंगी? नॉर्मल्स इन्वॉल्व हैं एंड ग्रेविटी भी इन्वॉल्व है। मुझे क्या पूछ रहा है वो? फोर्स एक्सर्टेड बाय सरफेसेस, फ्लोर एंड वॉल ऑन द ब्लॉक्स, मतलब नॉर्मल फोर्सेस पूछ रहा है सारी, एंड कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द टू ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक्स के बीच भी नॉर्मल फोर्स लग सकती है। तो सबसे पहले बेटा सिस्टम की क्या क्या चॉइसेस हैं, सबसे पहले सिस्टम चूज करने की क्या क्या चॉइसेस मेरे पास अवेलेबल हैं। नंबर ऑफ चॉइसेस बताएंगे मेरे पास। अकेला 10 kg एक चॉइस है, अकेला 20 kg भी एक चॉइस है, और तीसरी चॉइस क्या है? दोनों मिला के, दोनों को मिला के भी सिस्टम चूज कर सकता हूं मैं, कर सकता हूं ना? तो क्या लग रहा है आपको, ये स्टैटिक रहेगा या डायनेमिक रहेगा? स्टैटिक रहने वाला है। डेटा देखें अगर ध्यान से, 100 न्यूटन की फोर्स राइट साइड को लग रही है, ये 10 kg को राइट ले जाना चाहती है, 20 kg को भी दीवार के अंदर ले जाना चाहती है। 50 न्यूटन की फोर्स है, एक तो मैग्नीट्यूड कम हो गया और उससे भी कंपोनेंट आएगा उसका लेफ्ट साइड को, तो नेट फोर्स राइट साइड को ज्यादा है या लेफ्ट साइड को ज्यादा है? एक्सटर्नल राइट साइड को ज्यादा है। लेकिन क्या ब्लॉक्स राइट साइड को मूव कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? दीवार रोक के रखेगी उनको। हाँ, दीवार नहीं होती तो राइट साइड को मूव कर जाते। तब ये सवाल डायनेमिक्स का हो जाता। बट फिलहाल ये सवाल किसका है बेटा? स्टैटिक। इधर रुकी रहने वाली है। तो शुरू करें सिस्टम चूज करना। तो सबसे पहले मेरा मन कर रहा है 10 kg
के ब्लॉक को सिस्टम चूज करने का। कर सकता हूं 10 kg के ब्लॉक को अगर सिस्टम चूज करूंगा, बताइए कितनी जगह बाउंड्री कट हो रही है बेटा उसकी? कितनी जगह? 2 जगह बाउंड्री कट हो रही है, ये 3 जगह यहां भी कट हो रही है, तो 3 उस पर क्या लगने वाली है? कॉन्टैक्ट फोर्सेस। जमीन से लगने वाली कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल होगी, किस तरफ लगेगी नॉर्मल? उस पर, ऊपर। और 20 kg वाला भी कॉन्टैक्ट फोर्स लगाएगा उस पर, क्योंकि ये एक्सटर्नल फोर्स राइट को घुसाना चाह रही है, तो 20 kg वाला रिपेल करेगा उसको, तो वो भी नॉर्मल लगाने वाला है किस तरफ? लेफ्ट साइड को। तो शुरू करें 10 kg का एफबीडी ड्रॉ करके। 10 kg का एफबीडी अगर ड्रॉ करूं, मतलब 10 kg को एक सिंगल पॉइंट से रिप्लेस कर दूं और 10 kg पर लगने वाली सारी फोर्सेस इस सिंगल पॉइंट पे अप्लाई कर दूं। बोलिए बेटा, बोलिए। हाँ, 100 न्यूटन किस तरफ? नीचे। ये ग्रेविटी है। दूसरी फोर्स ये जो एक्सटर्नल लग रही है किस तरफ को? राइट साइड को। कितनी है वो भी? 100 ही है। जी को 10 मान रहा हूं, ठीक है ना, स्मॉल जी को। और कौन सी फोर्सेस? नॉर्मल। किस तरफ? अपवर्ड। कौन लगा रहा है ये? ग्राउंड लगा रहा है उस पर। दिस इज N1G, नॉर्मल ऑन 1 ड्यू टू ग्राउंड, नॉर्मल ऑन ब्लॉक 1 ड्यू टू ग्राउंड। बस खत्म? नहीं, एक और फोर्स है उस पर। किस तरफ को? लेफ्ट को। नॉर्मल गोइंग इनसाइड द बॉडी। दिस विल बी नॉर्मल एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2। दिख रहा है? हाँ भाई, स्टैटिक है। लास्ट स्टेप, चौथा स्टेप, लेफ्ट की फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू राइट की फोर्सेस, नीचे की फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू ऊपर की फोर्सेस। पता चल गया N1G? बोलिए N1G की वैल्यू कितनी है? 100 न्यूटन। एंड N12 की वैल्यू भी कितनी है? वो भी 100 न्यूटन है। दोनों का मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन है। दोनों के बीच का नॉर्मल भी पता चल गया मुझे। बट अभी मुझे दीवार से लगने वाला नॉर्मल और 20 kg पर जमीन से लगने वाला नॉर्मल पता लगाना है। तो अब सिस्टम किसे चूज कर लो बेटा? 20 kg को सिस्टम चूज कर लेता हूं। प्लीज इमेजिन करिए 20 kg के आसपास की बाउंड्री, 20 kg के आसपास की बाउंड्री अगर देखें कितनी जगह कट हो रही है? वो 4 जगह कट हो रही है, देख रहे हैं? 1 2 3 4। तो 4 कॉन्टैक्ट फोर्सेस और 1 नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो मुझे टोटल कितने एरोज नजर आएंगे एफबीडी में? 5। टोटल 5 एरोज नजर आने चाहिए। ड्रॉ करूं अगर, सबसे पहले ग्रेविटी को ड्रॉ कर देता हूं। ग्रेविटी किस तरफ? डाउनवर्ड। कितनी? 200 न्यूटन। हाँ, अगला है जमीन से लगने वाला नॉर्मल। जमीन से लगने वाला नॉर्मल किस तरफ को लगेगा? ऊपर। नाम दे देता हूं उसको N2G। क्या नाम दे रहा हूं उसको? N2G। फिर 10 kg से 20 kg पर लगने वाला नॉर्मल किस तरफ को लगेगा वो? राइट साइड को। नॉर्मल एक्ट्स इनसाइड द बॉडी। इस नॉर्मल को नाम दे रहा हूं N21, नॉर्मल ऑन 2 ड्यू टू 1। और कोई बचा? वॉल से लगने वाला नॉर्मल किस तरफ लगेगा? वॉल से नॉर्मल लेफ्ट को। नहीं दिखा? इनसाइड द बॉडी। दिस इज नॉर्मल ऑन 2 ड्यू टू वॉल, N2W। खत्म हो गई? नहीं, एक फोर्स बची है अभी भी जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है। बट क्या उसको ऐसे ड्रॉ करूंगा? नहीं, ऐसे ड्रॉ नहीं करेंगे। क्या करते हैं हम एफबीडी ड्रॉ करते वक्त? टेल को रखते हैं पॉइंट पे। सही आदत है वो। मतलब उसने डायग्राम में भले ही ऐसे दिखाया हो
बट मैं उसको पकड़ के यहां इमेजिन कर लूंगा, उसकी टेल रखूंगा यहां और ये ऐसे जाएगा। मैग्नीट्यूड दे रखा उसका कितना 50। अगर इमेजिन करेंगे ये एंगल 30 था ना, ये एंगल 30 था, तो ये वाला एंगल 30 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। पता है ना, दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है, क्या बोलते हैं इसको, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये 30 डिग्री। कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करूंगा, साफ साफ दिख रहा है, किसको एक्स किसको वाई चूज करना चाहिए, हॉरिजॉन्टल को एक्स और वर्टिकल को वाई, क्योंकि ज्यादातर फोर्सेस उन्हीं डायरेक्शन में अरेंज्ड हैं। तो कितनी फोर्सेस के कंपोनेंट्स ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 4 के कंपोनेंट्स ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कितने के कंपोनेंट ब्रेक करने पड़ेंगे, एक, मात्र एक का कंपोनेंट ब्रेक करना पड़ेगा। और वो कौन सी फोर्स है, 50 न्यूटन वाली फोर्स है, दिख रहा है क्या, 50 न्यूटन वाली फोर्स। प्लीज बोलिए बेटा, एक्स कंपोनेंट किस तरफ उसका, लेफ्ट राइट, 50 न्यूटन वाली फोर्स का एक्स कंपोनेंट लेफ्ट को या राइट को, लेफ्ट को ना, पैरेललोग्राम लॉ बेटा। और वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर को या नीचे को, प्लीज ये वाला बोलिए पहले, वर्टिकल कंपोनेंट इसका 50 का cos 30, cos 30 कितना होता है, √3/2, मतलब ये हो गया 25 √3 न्यूटन। और ये वाला कंपोनेंट बोलिए फिर, 50 का sin 30 डिग्री, भाई पास वाला cos, दूर वाला साइन, क्या होता है sin 30 डिग्री, 1/2, तो ये हो गया 25 न्यूटन। इसके अलावा कोई और फोर्स नोन है क्या मुझे, है, N21 नोन है। क्यों नोन है भाई N21, क्योंकि वो N12 का क्या है, N12 का थर्ड लॉ पेयर। क्या है वो N12 का, भाई N12 1 पर लगी थी 2 के द्वारा, और N21 2 पर लग रही है 1 के द्वारा, याद है, दीज आर एक्शन रिएक्शन पेयर्स। N12 मुझे पता चल चुका 100 न्यूटन था, तो N21 का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा बेटा, 100 न्यूटन ही होगा ना। अब बची अननोन फोर्सेस पता करना, N2W एंड N2G। जल्दी से बता देंगे मुझे N2G पहले, N2G, N2G क्या हो जाएगा, केवल 200 प्लस, भाई डाउनवर्ड दो फोर्सेस है ना, तो अपवर्ड वाली फोर्स दोनों फोर्सेस को मिला के बैलेंस करेगी। तो N2G को क्या होना चाहिए बेटा, 200 प्लस 25 √3, 200 प्लस 25 √3 है। बैठिए, 200 प्लस 25 √3, ये N2G है। अब N2W कैसे निकाल सकता हूं मैं, N2W कैसे निकाल सकता हूं, N2W निकालने के लिए मुझे लेफ्ट राइट को बैलेंस करना पड़ेगा, लेफ्ट वाली फोर्स N2W प्लस 25 भी है ना लेफ्ट साइड को, मस्ट बी इक्वल टू 100। तो ये हो गया N2W प्लस 25 शुड बी इक्वल टू व्हाट, 100 न्यूटन। तो N2W की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, N2W की वैल्यू कितनी हो गई, 100 माइनस 25 विच इज 75 न्यूटन। क्लियर है, समझे, क्या बेटा, N2G, N2G कैसे निकाला, हाँ क्या, N2G ऐड क्यों किया,
किससे ऐड किया हमने N2G को? किसी से ऐड नहीं किया। N2G इक्वल टू किया हमने, क्योंकि नीचे की तरफ को दो फोर्सेस हैं। हाँ, और दूसरी फोर्स कौन सी है? अरे उसका कंपोनेंट है ना बेटा नीचे। ये नजर नहीं आ रहा क्या आपको? ये रेड एरो नहीं दिख रहा? ये क्या है? ये रेड एरो, ये 50 का कंपोनेंट। तो नीचे की तरफ को कितनी फोर्सेस हैं? दो। ऊपर की तरफ को एक। तो इक्विलिब्रियम में रहने के लिए क्या भाई? ऊपर वाली फोर्स। सिंपल सी बात है बेटा, कॉमन सेंस है। डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करते आप, डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करते इस चीज को। भाई आप पर आपके दोस्त आपको धक्का दे रहे हैं, तीन दोस्त धक्का दे रहे हैं, दो दोस्त नीचे की तरफ को धक्का दे रहे हैं, एक ऊपर की तरफ को धक्का दे रहा है, लेकिन आप हिल नहीं रहे हैं। तो मतलब क्या होगा इस बात का? ये दो धक्के उस एक धक्के के बराबर होंगे, तभी तो बैलेंस हो पा रहा है। सिमिलरली ये दो धक्के इस एक धक्के के बराबर होगा, तभी एक्स डायरेक्शन में भी इक्विलिब्रियम हो पाएगा, स्टैटिक हो पाएगा। तो क्या दिक्कत हो रही है बेटा? कंपोनेंट्स क्यों नहीं दिख रहे आपको? कंपोनेंट में ब्रेक करने में दिक्कत हो रही है, तो फिर उसके बाद डायग्राम में एरोस नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? दो एरोज हैं नीचे, मतलब दो फोर्सेस हैं नीचे, एक फोर्स है ऊपर, तो दिस शुड बी इक्वल टू इन दोनों का एडिशन। ऊपर वाली फोर्स शुड बी इक्वल टू नीचे वाली फोर्सेस मिला के जो है। बढ़ो आगे, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, अगला सवाल भी इक्विलिब्रियम का है बेटा, देखेंगे। अगला सवाल भी इक्विलिब्रियम का है। सवाल इंपॉर्टेंट है लेकिन ध्यान से देखेंगे। दो ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक है ए, एक ब्लॉक है बी, नजर आ रहा है? और कुछ मासलेस स्ट्रिंग्स हैं। कितनी मासलेस स्ट्रिंग दिख रही हैं आपको? यहां काउंट करिए मासलेस स्ट्रिंग्स। तीन ही दिख रही हैं? अरे चार हैं। कैसे गिनना नहीं आता क्या आपको? एक, दो, तीन, चार। कितनी है? चार स्ट्रिंग्स हैं। ये तीन स्ट्रिंग्स को हमने यहां पर गांठ बांध रखा है, तीनों स्ट्रिंग्स को बांध रखा है इस जगह पे। ये वाली स्ट्रिंग ब्लॉक बी को दीवार से कनेक्ट कर रही है, दिख रहा है क्या? ब्लॉक ए इस वाली स्ट्रिंग और गांठ के बीच कनेक्टेड है, ये वाली स्ट्रिंग से। सवाल पढ़ते हैं। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कनेक्टिंग वॉल एंड ब्लॉक बी इज 175 न्यूटन। मतलब ये वाली टेंशन, ये वाली स्ट्रिंग ज्यादा से ज्यादा कितनी टेंशन झेल सकती है? 175 न्यूटन। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का मतलब समझ रहे हैं? इससे ज्यादा टेंशन उसके अंदर होगी तो रस्सी टूट जाएगी। भाई रस्सी की कोई लिमिट है ना, टेंशन की। धागा कोई लेते हैं आप, ये पतला धागा होता है तो थोड़ी सी फोर्स में टूट जाता है, थोड़ा मोटा धागा होगा तो थोड़ी ज्यादा टेंशन जनरेट करनी पड़ेगी आपको उसको तोड़ने के लिए। तो हर स्ट्रिंग की कोई ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होगी। तो इस वाली स्ट्रिंग की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या है? मतलब टी मैक्स ना, यहाँ मैक्स पॉसिबल टेंशन कितनी है बेटा? यहाँ पे 175 न्यूटन। उससे ज्यादा टेंशन ये नहीं लगा पाएगा क्योंकि टूट जाएगा उससे ज्यादा में। बोल रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेट ऑफ ब्लॉक ए फॉर विच द सिस्टम विल बी स्टेशनरी। सिस्टम रुका हुआ होगा। ब्लॉक बी वेज 700 न्यूटन। अब पूरे सवाल में चीजों को ऑब्जर्व करिए। सबसे पहले मैं आपकी नजर जानी चाहिए ब्लॉक ए पर। दिख रहा है ब्लॉक ए? ब्लॉक ए पर कितनी फोर्सेस लग रही हैं बेटा? ब्लॉक ए पर कितनी फोर्सेस लग रही हैं? तो नाम बोलिए उन फोर्सेस के। ग्रेविटी एंड टेंशन। ग्रेविटी किस तरफ? नीचे। टेंशन किस तरफ? ऊपर। ग्रेविटी कितनी पता नहीं है मुझे,
क्योंकि ए का मास पता लगाना है मुझे। तो ग्रेविटी हो गई mAg ना, mAg, और ये टेंशन T1 बोल देता हूं। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो ये भी इक्विलिब्रियम पे है, तो T1 को कितना होना पड़ेगा, T1 को कितना होना पड़ेगा, mAg। T1 को mAg के बराबर होना पड़ेगा, होना पड़ेगा। दिख रहा है सबको? अब जरा बी को देखिए ध्यान से, बी को देखिए, मुझे बताइए बी पर टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस कितनी लग रही हैं, सही से काउंट करके बताएंगे। टोटल ध्यान से काउंट करिए, काउंटिंग में ही दिक्कत हो रही है। कितनी? 4। 3 कॉन्टैक्ट फोर्सेस और 1 नॉन कॉन्टैक्ट। कौन सी नॉन कॉन्टैक्ट? ग्रेविटी। 3 कॉन्टैक्ट कहां से दिखी मुझे? बाउंड्री कितनी जगह कट हो रही है? 1 2 3। जितनी जगह बाउंड्री कट होगी उतनी जगह कॉन्टैक्ट फोर्स लग सकती है, टेंशन या नॉर्मल। यहां पर टेंशन किस तरफ लगेगी? लेफ्ट को। टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी। यहां टेंशन किस तरफ को लगेगी? राइट को। और ग्रेविटी किस तरफ? नीचे। ग्रेविटी कितनी दे रखी है मुझे इसकी? 700 न्यूटन। हो गया? नहीं, एक नॉर्मल भी है, नॉर्मल एक्ट्स इनसाइड द बॉडी, तो नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ को। तो नॉर्मल फोर्स तो पक्का 700 न्यूटन होना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम में रहना है उसको तो। एंड इस लेफ्ट वाली टेंशन को इस राइट वाली टेंशन के बराबर होना पड़ेगा। इस टेंशन को बोल देता हूं T2, तो T2 को याली टेंशन के बराबर होना पड़ेगा ना। अब ये बढ़ता जाएगा तो ये भी बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा ना। अब बचा ये गांठ, गांठ का कोई मास नहीं है, मासलेस है, तो ग्रेविटी नहीं है। लेकिन इस गांठ के अराउंड बाउंड्री अगर इमेजिन करूं, इस नॉट के अराउंड बाउंड्री इमेजिन करूं, कितनी जगह बाउंड्री कट हो रही है बेटा? अरे डॉटेड लाइन में क्यों कट कर रहे हैं? कितनी जगह कट हो रही है? 3। 1 2 3। तो कितनी फोर्सेस इस पर? 3, क्योंकि ग्रेविटी तो है नहीं। अभी भी नहीं दिख रहा बेटा आप लोगों को? कितनी फोर्सेस? ये वाली टेंशन किस तरफ ड्रॉ करूं अगर इसका FBD? T2, इस रस्सी में टेंशन को T2 माना है, तो T2 किस तरफ लग रही है? इस गांठ पे। डायरेक्शन बोलिए। लेफ्ट। लेफ्ट को लगेगी T2, अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द नॉट। T2 लगी लेफ्ट को। ये रस्सी में टेंशन को T1 माना है मैंने, तो T1 किस तरफ लगने वाली है? नॉट पे, नीचे। इस वाली रस्सी में टेंशन को T3 बोल देता हूं। T3 किस तरफ को लगने वाली है बेटा? टेढ़ी। टेढ़ी टेढ़ी लगने वाली है, राइट अप एंगल। मुझे हॉरिजॉन्टल से दिख रहा है उसका एंगल कितना है? 30 डिग्री। ये टेंशन है T3। किसको कंपोनेंट में ब्रेक करने की जरूरत है बेटा? T3 को। बोलिए T3 का राइट वाला कंपोनेंट कितना होगा? T3 cos 30। cos 30 बोलिए √3/2। और T3 का ऊपर वाला कंपोनेंट, पास वाला cos, दूर वाला साइन, याला कितना? T3/2। T3/2। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, इसको भी इक्विलिब्रियम में होना पड़ेगा। जैसे वो मासलेस ऑब्जेक्ट है, नेट फोर्स 0 ही होनी पड़ती है उस पर। किसको किससे इक्वेट करूं? T1 को इक्वेट कर सकता हूं T3/2 से, एंड T2 को इक्वेट कर सकता हूं T3√3/2 से। देख रहे हैं क्या? लेफ्ट वाली फोर्स को राइट के इक्वल किया, ऊपर वाली फोर्स को नीचे के इक्वल किया। मैं T3 को हटा देता हूं, T3 को इन्वॉल्व नहीं करना है मुझे। कैसे हटा सकता हूं T3 को?
देख रहे हैं, T3 की जगह 2T1 लिख सकता हूं, या T3/2 की जगह T1 लिख सकता हूं। तो T2 आ गया T1√3। T2 की वैल्यू क्या आ गई? T1√3। और T1 खुद इसके मास के बराबर है। तो क्या हो रहा है सवाल में? T1 जितना बढ़ेगा, मतलब MA जितना बढ़ेगा, पहले MA जितना ज्यादा होगा, T1 उतना ज्यादा होगा। और T1 जितना ज्यादा होगा, T2 भी उतना ज्यादा होगा। T1 जितना ज्यादा होगा, T2 भी बढ़ता रहेगा। और T2 बढ़ेगा तो ये वाला T भी बढ़ेगा। T2 बढ़ेगा तो ये वाला T भी बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। इसको T4 बोल देता हूं थोड़ी देर के लिए। T2 बढ़ेगा तो T4 भी बढ़ेगा। मतलब अल्टीमेटली मास जितना ज्यादा हो जाएगा, ये T4 बढ़ती जाएगी। और T4 की मैक्स वैल्यू दे रखी है मुझे 175। तो यहां पर हम एज्यूम कर लेंगे 175 है। जब 175 हो चुकी होगी ना बेटा T4, तब जस्ट ब्रेकिंग की कंडीशन होगी, जस्ट ब्रेक होने वाला होगा। उससे पहले तक ब्रेक नहीं होगा, लेकिन उससे ज्यादा टेंशन पे ब्रेक हो जाएगा। तो वी विल इमेजिन अ कंडीशन ऑफ जस्ट ब्रेकिंग। वी विल इमेजिन अ कंडीशन ऑफ जस्ट ब्रेकिंग। जस्ट ब्रेकिंग की कंडीशन इमेजिन करें अगर, तो T4 कितना है? 175। तो T2 कितना है? वो भी 175। और T2 पता चला तो T1 पता चल जाएगा। कितना हो गया T1? 175√3। और T1 पता चला तो MAG पता चल जाएगा। MAG इज इक्वल टू T1 ना, इक्लियम में है। तो भाई जस्ट ब्रेकिंग की कंडीशन देखें तो T2 शुड बी इक्वल टू T4 विच इज 175 न्यूटन, एंड T1 इज T2√3, मतलब 175√3 न्यूटन। और MAG को होना पड़ेगा 175√3 न्यूटन के बराबर। मतलब अगर मेरे A का वेट 175√3 से ज्यादा हो गया, 175√3 न्यूटन से ज्यादा हो गया, तो मेरी वो रस्सी ब्रेक कर जाएगी। कैसे किया सवाल को देखिए ध्यान से। मुझे दिया क्या था? मुझे दिया था ये रस्सी कितनी टेंशन झेल सकती है। तो मैंने एनालिसिस किया तो मुझे ये दिखा, जितना ए का मास बढ़ेगा ये टेंशन बढ़ती जाएगी, और ये टेंशन भी बढ़ती जाएगी, और ये टेंशन भी बढ़ती जाएगी। तो जस्ट ब्रेकिंग की कंडीशन में जब ए का इतना मास ले लिया मैंने, ये रस्सी जस्ट टूटने वाली है, तो मैंने क्या एज्यूम कर ली बेटा? जस्ट ब्रेकिंग की कंडीशन, जस्ट टूटने वाली है मेरी स्ट्रिंग। समझे क्या? समझे? यही मेरा आंसर है, क्योंकि उसने क्या पूछा है? ब्लॉक बी, नहीं क्या, वेट ऑफ ब्लॉक ए। वेट होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वेट क्या होता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब mg। mg को 175√3 न्यूटन होना है। ज्यादा ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, √3 को 1.732 लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जरूरत नहीं है, यहीं पर छोड़ सकते हैं। क्लियर है? T2 इक्वल टू T2 जो है T1। ये कैसे किया? बाप रे, सिंपल लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल्स में। मैंने T1 की जगह उठा के T3 की जगह T3/2, इसीलिए बोलता हूं बेटा मैं 10th क्लास से कौन सी चीज सबसे इंपॉर्टेंट सीखनी है आपको? इक्वेशन हैंडलिंग। आपको नजर नहीं आ रहा बेटा ये T3/2? क्या लिख सकता हूं T3/2 की जगह? T1। तो लिख दिया मैंने T3/2 की जगह T1। क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मुझे T1 T2 में रिलेशन चाहिए, इसलिए T3/2 की जगह T1 लिख रहा हूं। T3 से मतलब नहीं है मुझको ज्यादा, मुझे T3 से मतलब नहीं है, T3 को रिमूव कर दे रहा हूं।
बेटा इतना तो सिखाते हैं ना 8th 9th 10th में, या नहीं सीखते? एक इक्वेशन से उठा के दूसरी इक्वेशन में डालना। हाँ, तो जिसकी मुझे जरूरत है वो वेरिएबल्स रखूंगा, जिसकी जरूरत नहीं है उनको हटाते रहूंगा। मुझे T3 की जरूरत नहीं थी, तो T3/2 की जगह क्या लिख दिया मैंने? T1, ऊपर वाली इक्वेशन को यूज करके। पढ़ो आगे। नेक्स्ट आसान क्वेश्चन है, अभी जो किया इससे ज्यादा इजी है। बोल रहा है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग ऑन द पुली। सिस्टम ऑब्वियसली स्टैटिक है या डायनेमिक है? सिस्टम स्टैटिक है या डायनेमिक है? हाँ, स्टैटिक होने वाला है। इतना तो इमेजिन करिए बेटा, नहीं कर पा रहे इमेजिन? ये ब्लॉक मूव कर सकता है क्या? अरे ये रस्सी से लगा हुआ है, ये रस्सी का दूसरा एंड दीवार पे फिक्स है, ब्लॉक मूव करेगा तो दीवार को अपने साथ लेके जाएगा, दीवार नहीं हिलने वाली अपनी जगह से, तो पक्का ब्लॉक रुका हुआ रहने वाला है। इसको बोलते हैं पुली। सीखेंगे हम पुली कुछ टाइम के बाद डिटेल में। अब पुली पे रस्सी लिपटी हुई है, ये रस्सी ऐसे करके गई है बेटा, रस्सी पुली पर लिपटी हुई है, दिख रहा है? सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहने वाला है ऑब्वियसली। सबसे पहले 10 kg पर नजर जानी चाहिए। बोलिए 10 kg पर कितनी फोर्सेस लग रही हैं 10 kg पर? तो कौन कौन सी? ग्रेविटी एंड टेंशन। टेंशन किस तरफ लग रही है उस पर? अपवर्ड, अवे फ्रॉम द बॉडी। ग्रेविटी लग रही है वर्टिकली डाउन, इक्विलिब्रियम में है। तो आपको ये टेंशन पता चल गई। टेंशन कितनी हो गई? 100 न्यूटन, क्योंकि वो ग्रेविटी को बैलेंस करना पड़ेगा, उसने ग्रेविटी को बैलेंस करना पड़ेगा, इसलिए टी को होना पड़ेगा क्या? 100 न्यूटन। टेंशन को 100 न्यूटन होना पड़ेगा इस रस्सी में। अब ये सेम रस्सी ऐसे गई है ना, अब हमने सीखा था रस्सी, एक सिंगल रस्सी में हर जगह टेंशन सेम होती है। तो ये टेंशन यहां 100 न्यूटन है, तो यहां पर भी 100 न्यूटन ही होगी, और यहां पर भी 100 न्यूटन ही होगी। हर जगह टेंशन 100 100 100 100 होगी। मुझे क्या पूछा है? फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग ऑन पुली। तो जरा पुली को इमेजिन करूं, पुली के आसपास बाउंड्री इमेजिन करूं, तो ये मेरी पुली है, दिख रही बेटा? पुली के आसपास की बाउंड्री कितनी जगह पे कट हो रही है? ध्यान से देखिए, 3 जगह पे कट हो रही है। यहां पे कट हुई, यहां पे कट हुई, और यहां पे कट हुई। 3 जगह पे कट हो रही है बेटा, ये बाउंड्री 3 जगह पे कट हो रही है, दिख रहा है क्या? तो टेंशन किस तरफ लगेगी? यहां पे, लेफ्ट को। टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी, तो ये वाली टेंशन लगी लेफ्ट को, ये टेंशन किस तरफ को लगेगी? डाउनवर्ड। बाकी ये जो सेंटर से जो रॉड कनेक्टेड है, ये उसको रोकेगी, रोक के रखेगी उसको। कैसे रोक के रखेगी? इस टेंशन और इस टेंशन की जो भी फोर्स आएगी उसको बैलेंस आउट करेगी वो, दिख रहा है? कितनी, अब पुली का मास वगैरह नहीं दे रखा तो हम मासलेस मानेंगे उसको, बट हमें पूछा भी नहीं है, हमें केवल ये पूछा है कि पुली पे टेंशन कितनी फोर्स लगा रहा है, रस्सी कितनी फोर्स लगा रही है। तो पुली को देखें तो ये जो इस पर रस्सी लिपटी हुई है बेटा, ये टी टेंशन लेफ्ट को लगा रही है और टी टेंशन नीचे को लगा रही है। मुझे, अच्छा टी की वैल्यू पता है क्या? टी की वैल्यू पता है मुझे, कितनी है? 100। और ये भी कितनी है? 100। सेम ही स्ट्रिंग में टेंशन है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट 200 हो गया।
सब बर्बाद, पूरा वेक्टर बर्बाद। हाँ, ये 100 लेफ्ट को, ये 100 नीचे को, तो दोनों का रिजल्टेंट हो गया 200। 100 प्लस 100 200। नहीं, जो बोला जा रहा है उसको केवल सुनना नहीं है, उसको सुन के दिमाग में डालना है, प्रोसेस करना है उसे, फिर सोचना है ये सही बोला जा रहा है या गलत बोला जा रहा है। टेंशन 100 लेफ्ट को, टेंशन 100 नीचे को, तो क्या इन दोनों का रिजल्टेंट 200 हो जाएगा? 100 प्लस 100 200? नहीं, वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटीज है। 100 लेफ्ट और 100 नीचे का रिजल्टेंट ऐसा होगा। एंगल कितना है इन दोनों वेक्टर्स के बीच? 90 डिग्री। दो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड √2 टाइम्स हो जाता है। तो कितनी हो गई बेटा? 100 √2 न्यूटन। कितनी हो गई? 100 √2 न्यूटन। ज्यादा हो गया? तो कितनी फोर्स लग रही है टेंशन के द्वारा? 100 √2। ऑब्वियसली इसको बैलेंस कर रही होगी ये रॉड की फोर्स ना, ये रॉड इस पर जो टेंशन लग रही है उसको बैलेंस आउट करेगी। ये 100 √2 इधर लग रही है इन दोनों टेंशन से, तो रॉड इधर को लगाएगी, तभी बैलेंस आउट हो पाएगा। बट हमें अभी रॉड की फोर्स नहीं पूछी है, अभी हमें केवल टेंशन की फोर्स पूछी थी। बढ़ो आगे, आगे बढ़ो। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे, बहुत सीखने वाला सवाल है। इससे पहले एक काम करते हैं, या हाँ कर लेते हैं सवाल को, कर पाएंगे हम। हाँ, इन द अरेंजमेंट शोन व्हाट शुड बी द मास ऑफ ब्लॉक ए सो दैट द सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट। मुझे सिस्टम कैसा चाहिए? स्टेशनरी, रुका हुआ, ठीक है। इसका मास अननोन है, बट दो ब्लॉक्स हैं। रस्सियां नजर आ रही है बेटा आपको? कितनी रस्सियां हैं यहाँ पर? कितनी रस्सियां हैं टोटल? कितनी? इनको रस्सी नहीं बोलेंगे, हाँ। रस्सियां कितनी हैं? दो, मात्र दो। कौन कौन सी हैं भाई रस्सियां? एक रस्सी याले 2 kg से पुली से होते हुए याले 2 kg को कनेक्ट कर रही है, रस्सी नंबर 1। दूसरी ये वाले ब्लॉक से याले पुली से होते हुए ब्लॉक पे जा रही है, रस्सी नंबर 2। रस्सी नंबर 1, रस्सी नंबर 2, दिख रहा है? हमें पता है रस्सियां मासलेस होती हैं, तो रस्सी में किसी एक जगह कोई टेंशन होगी तो उस रस्सी में हर जगह पे टेंशन सेम होगी, और हमें सिस्टम को रोक के रखना है। अच्छा, थोड़ा इमेजिन करें बेटा, अगर ये मास बहुत ज्यादा हो गया, ए बहुत ज्यादा हो गया, तो बेटा ये मूव करेगा सिस्टम। किस तरफ को? कौन किस तरफ को जाएगा? ये नीचे जाएगा, ये वाला अप द इंक्लाइन, और ये वाला वर्टिकली अप। वहीं अगर ये बहुत कम हो गया, 0 के नजदीक जैसे, तो कैसा मोशन होगा? ये 2 kg वाला डोमिनेट करने लगेगी इसकी ग्रेविटी, ये नीचे जाएगा, ये डाउन द इंक्लाइन और ये अप द इंक्लाइन। दिख रहा है सबको? और मुझे क्या करना है? रोके रखना है, स्टेशनरी रखना है, मतलब ये तीनों स्टेशनरी। तो शुरुआत किससे करूं? नहीं, ए से नहीं, ए पर एंड में आएंगे। ये वाले 2 kg से शुरुआत करूं, मतलब इस 2 kg पर कितनी फोर्सेस लग रही हैं? बोलिए बेटा। इस 2 kg पर दो फोर्सेस लग रही हैं, कौन कौन सी? नाम बोलिए। ग्रेविटी एंड टेंशन। ग्रेविटी कितनी किस तरफ? नीचे। कितनी? 20 न्यूटन। टेंशन किस तरफ? ऊपर। कितनी? 20 न्यूटन ही होना पड़ेगा।
इसके लिए कुछ ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है, ज्यादा जरूरत है मतलब इस रस्सी में टेंशन हो गई 20 न्यूटन। इस रस्सी में टेंशन कितनी है बेटा? 20 न्यूटन। हर जगह 20 होगी इसमें। ठीक हो गया। अब किस पर नजर जानी चाहिए मेरी? ये वाले 2 kg ब्लॉक पे जो इंक्लाइन में रखा है। प्लीज टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस काउंट करिए, बोलिए। तीन या चार? चार। कौन कौन सी चार? पहली ग्रेविटी, नॉन कांटेक्ट, उसके अलावा टेंशंस दो। एक टेंशन ये जो लगेगी, डायरेक्शन क्या होगी टेंशन की? लेफ्ट नहीं होगी, डाउन द इंक्लाइन होगी। लेफ्ट का मतलब ये हो जाता है, किस तरफ होगी? डाउन द इंक्लाइन। और ये रस्सी भी टेंशन लगाएगी, किस तरफ? अप द इंक्लाइन। अप द इंक्लाइन बोलिए ना उस डायरेक्शन को, डाउन द इंक्लाइन, अप द इंक्लाइन। और चौथी फोर्स बची नॉर्मल। नॉर्मल लगेगी इंक्लाइन के द्वारा ब्लॉक पे, किस तरफ? वर्टिकली अप? नहीं, ऐसे परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, गोइंग इनसाइड द बॉडी। दिख रही है चार? इसका एपीडी ड्रॉ कर लेते हैं जरा सही से। इसमें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ी थी हमको, क्योंकि इसमें काफी फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, चार फोर्सेस इन्वॉल्व हैं। बोलिए बेटा, ग्रेविटी किस तरफ दिखाऊं? ग्रेविटी किस तरफ दिखाऊं? नीचे, वर्टिकली डाउन। कितनी? टेंशन किस तरफ? टेंशन किस तरफ? डाउन द इंक्लाइन। ये टेंशन नोन हो गई है ना मुझे, कितनी? 20 न्यूटन। ये टेंशन पता चल चुकी है मुझे। अगली टेंशन अप द इंक्लाइन, T1 बोल दूं इसे? T1 नहीं पता मुझे अभी, खत्म। नहीं, एक और फोर्स है नॉर्मल, ऐसे लगेगी तो उसको यहां पर, ये अलोंग द इंक्लाइन था तो ये दिखाऊंगा ऐसे, तो एंगल कितना हो गया ये? 90 डिग्री। प्लीज ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। टोटल कितनी फोर्सेस बेटा? चार। अगला काम है कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करना, हमारे हाथ में होता है। अभी तक जितने भी सवाल किए हमने उनमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से काम चल जा रहा था, बट यहाँ क्या सिस्टम चूज करना बेस्ट रहेगा? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अच्छा रहेगा? नहीं, उससे बेटर यहाँ अलोंग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं रहेगा? क्यों रहेगा भाई वो ज्यादा बेटर? तो ये तीन फोर्सेस कोऑर्डिनेट एक्सेस के अलावा हो जाएंगी, तो आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी, आपको केवल एक ही फोर्स के कंपोनेंट ब्रेक करने पड़ेंगे। याद है तीसरा स्टेप? चूज अ प्रॉपर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिचुएशन पे डिपेंड करेगा वो। यहां क्या है बेटा प्रॉपर कोऑर्डिनेट सिस्टम? डाउन द इंक्लाइन को x मान लूं, परपेंडिकुलर द इंक्लाइन को y मान लूं, है नहीं है बेटर? या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ज्यादा अच्छा रहेगा? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में आपको तीन फोर्स के कंपोनेंट ब्रेक करने पड़ेंगे, तब ये तीन टेढ़ी हो जाएंगी। बट आप ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करेंगे तो इसके और इसके कंपोनेंट इन तीनों के ब्रेक नहीं करने पड़ेंगे, केवल 20 न्यूटन का ब्रेक करना पड़ेगा ग्रेविटी का। तो शुरू करें कंपोनेंट में ब्रेक करना। ये डॉटेड लाइन दिखा रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए बेटा, एंगल पर ध्यान दीजिए। पहले भी सिखा चुका हूं, फिर से सिखा रहा हूं। अगर इंक्लाइन का एंगल होता है 30 डिग्री, ये वर्टिकली डाउन तो 60, तो ये इंक्लाइन के परपेंडिकुलर से कितना एंगल बनाएगी ग्रेविटी? 30। जो इंक्लाइन का एंगल है वही एंगल ग्रेविटी का इंक्लाइन के परपेंडिकुलर से बनेगा। मतलब कौन सा एंगल 30 है, ये वाला या दूसरा वाला? ये वाला 30 है, ये 60 होगा। तो जो है वो यहाँ पे दिखा सकता हूँ 30 डिग्री। दिखा क्या? कौन सी फोर्स को कंपोनेंट से ब्रेक करना चाहिए?
ये वाली 20 न्यूटन को, इन तीनों को तो ब्रेक करने की जरूरत है नहीं। प्लीज बोलिए बेटा, 20 न्यूटन का एक कंपोनेंट डाउन द इंक्लाइन आएगा, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन आएगा। बोलिए ये वाला कंपोनेंट कितना, 20 का cos 30, पास वाला cos 30 कितना होता है, √3/2, तो यह 10√3। ये वाला कंपोनेंट बोलिए बेटा, 20 का sin 30, sin 30 कितना होता है 1/2, ये सिंपली 10 न्यूटन हो गया। क्या कोई जल्दी से मुझे नॉर्मल की वैल्यू बता सकता है इसके लिए? पूछी नहीं है फिर भी पूछ रहा हूं। नॉर्मल पक्का 10 न्यूटन, सॉरी 10√3 न्यूटन है। नॉर्मल पक्का 10√3 न्यूटन है ना। अब बची T1। क्या T1 T2 के बराबर है या T के बराबर है? नहीं। अप द इंक्लाइन हो गई T1, डाउन द इंक्लाइन कितनी फोर्सेस है बेटा, 2। नजर आई, आंखें खोल के देखिए, 2। कौन कौन सी? एक तो टेंशन है और एक ग्रेविटी का कंपोनेंट है, दोनों मिला के कितनी हो जाती है डाउन द इंक्लाइन, 30। दिख रहा है क्या? बताइए T1 की वैल्यू, T1 की वैल्यू क्या होगी, 30 न्यूटन। समझ रहे हैं? तो T1 को कितना होना चाहिए, 30 न्यूटन। अब ये T1 30 न्यूटन, तो यहां भी टेंशन कितनी, 30 न्यूटन, यहां भी टेंशन कितनी, 30 न्यूटन। तो अल्टीमेटली ए पर ऊपर की तरफ को लगने वाली टेंशन भी कितनी, 30 न्यूटन। तो क्या आपको वेट नजर आया ए का? एग्जैक्टली 3 kg मास, वेट 30 न्यूटन हो जाएगा। मतलब MAG शुड बी इक्वल टू T1 शुड बी इक्वल टू 30 न्यूटन। जी को 10 ले लूं तो MA हो गया 30/10, मतलब कितना kg बेटा, 3 kg। आपने ये मास 3 kg से ज्यादा रखा तो क्या होगा, क्या होगा, 3 kg ज्यादा रखा तो ये नीचे जाने लगेगा, ये अप द इंक्लाइन, और ये भी अप, ये अप वर्टिकली अप। बट अगर ये 3 kg से कम हुआ तो क्या होगा बेटा, ये वाला नीचे, ये वाला डाउन द इंक्लाइन, और ये वाला वर्टिकली अप। बेटा वर्ड सुनिए, डायरेक्शन जो बोल रहा हूं मैं, वर्टिकली अप वर्टिकली डाउन, अप द इंक्लाइन डाउन द इंक्लाइन। ठीक है, अप द इंक्लाइन समझ रहे हैं ना, ये अप द इंक्लाइन है, ये डाउन द इंक्लाइन है, ये परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन है गोइंग इनसाइड द बॉडी, ये परपेंडिकुलर द इंक्लाइन है गोइंग इनसाइड द इंक्लाइन। दिख रहा है क्या? बढ़ो आगे। नेक्स्ट सिमिलर सवाल है इक्विलिब्रियम का, प्लीज आसान है, होना चाहिए हर किसी से, होना चाहिए हर किसी से। वो बोल रहा है एक पॉइंट मास पे ये फोर्सेस लग रही हैं, कितनी फोर्सेस दिखाई है उसने, नंबर ऑफ फोर्सेस काउंट करिए, नंबर ऑफ फोर्सेस काउंट करिए, 4 दिख रही हैं, 4। बल्कि उसने FBD भी ड्रॉ करके दे रखा है, तो फालतू में क्यों ड्रॉ करूं अलग से, FBD फॉर्म में ही दे रखा है, दे रखा है ना। सारी फोर्सेस की टेल कहां पे है, ये पॉइंट पे है, सब फोर्सेस की टेल। इंक्लाइन का एंगल है 60 डिग्री। हमें F1 और F2 की वैल्यू पता लगानी है ताकि ब्लॉक किस में रहे, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब रेस्ट, रुका हुआ। स्टैटिक का प्रॉब्लम है, डायनेमिक का, स्टैटिक। तो अब यहां पर मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करने की चॉइसेस हैं, या तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को चूज कर लूं, या डाउन द इंक्लाइन परपेंडिकुलर द इंक्लाइन को चूज कर लूं, दोनों में से कोई भी चूज करें। जैसे मैं आदत कर रहे हैं हम डाउन द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर द इंक्लाइन की, तो ये मेरा x हो गया मान रहा हूं, ये y हो गया। किन फोर्सेस का कंपोनेंट ब्रेक नहीं करना चाहिए, F2 और 10 का ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, बट किन का कंपोनेंट ब्रेक करना पड़ेगा, ये वाली 10 और F1 का। ध्यान दे देखिए बेटा, यह एंगल 60, तो यह एंगल कितना लिख सकता हूं, 30 डिग्री। तो इस 10 न्यूटन का एक कंपोनेंट होगा डाउन द इंक्लाइन, एक होगा परपेंडिकुलर द इंक्लाइन। बोलिए बेटा,
ये वाला कंपोनेंट 10 का साइन 30 या कॉस 30, ये दूर वाला है ना 30 से, तो ये हो गया 10 साइन 30। साइन 30 कितना होता है बेटा? 1/, ये वाला कंपोनेंट बोलिए प्लीज। 10 का कॉस 30, कॉस 30 कितना होता है? √3/2, मतलब ये 5√3 न्यूटन। और किस फोर्स से कंपोनेंट ब्रेक करनी चाहिए मुझे? F1 के ना, F1 का एक कंपोनेंट, अब ये 60 डिग्री, तो ये एंगल 60 डिग्री। F1 का एक कंपोनेंट इधर को आएगा, एक कंपोनेंट इधर को आएगा। क्या वाला कंपोनेंट बोलिए बेटा? F1 का क्या? साइन 60, ये 60 डिग्री था, ये ऑल्टरनेट एंगल 60 डिग्री। दूर वाला साइन, पास वाला कॉस, ये दूर वाला कंपोनेंट है, उससे इस एंगल से दूर वाला कंपोनेंट है ना? तो क्या हो गया ये? F1 का साइन 60, साइन 60 क्या होता है? √3/2। क्या बोलिए? F1 का cos 60, cos 60 कितना होता है? 1/2। तो ये हो गया F1/2। अब इक्वेशन बनाना शुरू करें। पहले परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, गोइंग इनसाइड द इंक्लाइन इज 5 न्यूटन, एंड इन दोनों का रिजल्टेंट आया 10 प्लस F1 √3/2। तो ये हो गया, ये 10 इधर आया तो -5 इज इक्वल टू F1 √3/2। तो F1 इज -20/√3 न्यूटन। जी बेटा, 10 सॉरी, -10√3/2। इंपॉर्टेंट है ये नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन हमें क्या बता रहा है? मैंने F1 राइट को माना था, बट वो लेफ्ट को होगी। राइट को लगाएंगे तो इक्विलिब्रियम पे नहीं रह पाएगा। F2 निकालने के लिए ये वाला अलोंग द इंक्लाइन वाली इक्वेशन, बोलिए अप द इंक्लाइन कितनी फोर्स है? अप द इंक्लाइन कितनी फोर्स है? एक ही तो है, F2। डाउन द इंक्लाइन कितनी फोर्सेस हैं? दो। कौन कौन सी? F1/2 एंड 5√3। F2 शुड बी इक्वल टू F1/2 प्लस 5√3। F1 अभी अभी निकला, F1/2 की जगह -5/√3 लिख सकता हूं, प्लस 5√3। √3 अगर एलसीएम लिया तो -5 + 15, तो ये आ जाएगा 10/√3। आया क्या? निकालिए बेटा। क्या सीख रहे हैं आज हम एप्लीकेशन करना सीख रहे हैं ना, प्रॉब्लम्स में एनएलएम का एप्लीकेशन। छोटी छोटी बातें हैं बेटा जो मैटर करेंगी। बढ़ो आगे। डायनेमिक प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख लिया था हमने लास्ट लेक्चर में। बस चलिए इस सवाल से खत्म करते हैं। डायनेमिक का प्रॉब्लम एक कर लेते हैं। आज की क्लास में सारे सवाल किसके किए हमने? स्टैटिक के। एक डायनेमिक का कर लेते हैं। डायनेमिक में केवल एक बात का चौथे स्टेप का ध्यान रखना होता है, जिस तरफ एक्सेलरेशन दिया है या माना है उस तरफ की फोर्सेस को पॉजिटिव ट्रीट करेंगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन की फोर्सेस को नेगेटिव ट्रीट करेंगे। यहां पर देखेंगे दो ब्लॉक्स हैं, एक स्मॉल एम मास का, एक कैपिटल एम मास का है। स्मॉल एम का मास दे रखा है 2 kg, कैपिटल एम का मास दे रखा है 5 kg, आर इन कॉन्टैक्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल। A horizontal force 35 Newton is applied to small m. Find force of contact between the two blocks. Will the force of contact remain same
इफ एफ इज अप्लाइड ऑन कैपिटल एम। ऐसे सवाल जब भी होते हैं ना बेटा, जिनमें चीजें चिपक के मूव कर रही हैं, ये चिपक के मूव करेंगे नहीं करेंगे? जब आप ऐसे राइट को धक्का देंगे, स्मॉल एम कैपिटल एम के अंदर घुसना चाहता है, बट वो घुसने नहीं देगा उसको, तो उन दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स लगेगी, तो कैपिटल एम भी किस तरफ को मूव करने लगेगा बेटा? राइट साइड को। ये समझे क्या? ऐसे सवालों में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिस्टम चूज करना। मेरे पास कितनी चॉइसेस है बेटा यहाँ पर सिस्टम की? 3। क्या क्या है वो चॉइसेस? स्मॉल एम, कैपिटल एम अकेला, और दोनों कंबाइंड। कभी भी पूरा सिस्टम एक साथ इक्वेशन लिखने से हमें फायदा होता है। कैसे फायदा होता है वो दिखेगा अभी। तो पहला सिस्टम मैं चूज कर रहा हूं, कर सकता हूं? बताइए नंबर ऑफ फोर्सेस इस पे। ग्रेविटेशन, नॉर्मल, और ये वाली कैपिटल एफ। कैपिटल एफ राइट साइड को, वर्टिकली डाउन, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम जी। तो नॉर्मल भी कितना होगा? नॉर्मल वर्टिकली अब तो कोई एक्सलेशन है नहीं, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सलेशन होगा कुछ। तो मान लिया मैंने, वो एक्सलेशन किस तरफ को है बेटा? राइट साइड को। राइट साइड को तो एक ही फोर्स है, विच इज व्हाट? कैपिटल एफ। कैपिटल एफ विल बी इक्वल टू, क्या लिखूं इसके आगे? एम प्लस स्मॉल एम। केवल एक मास नहीं, दोनों मासेस का कंबाइंड सिस्टम है। तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए। दिख रहा है? एक बार मुझे एक्सलेशन मिल गया, अब मैं किसी एक छोटे ब्लॉक को सिस्टम चूज कर सकता हूं। जैसे कैपिटल एम को चूज कर लिया, कैपिटल एम के आसपास बाउंड्री बनाई हमने। कितनी जगह कट हो रही है बाउंड्री? 1 2, तो 2 ही जगह कट हो रही है। ग्रेविटी तो लगेगी अभी भी कैपिटल एम जी, नॉर्मल अभी भी ग्राउंड से आएगा, नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड, बट आई एम मोर इंटरेस्टेड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें, एक्चुअली स्मॉल एम कैपिटल एम को राइट साइड को धक्का देगा ना, और यही नॉर्मल उसको मूव कराएगा एक तरीके से। प्लीज बोलिए न्यूटन लॉ, बोलिए बेटा इसका, न्यूटन लॉ बोलिए इसका। एलएचएस में क्या? फोर्स। आरएचएस में मास इनटू एक्सलेशन। कितनी फोर्सेस? कितनी फोर्सेस लग रही हैं ओनली कैपिटल एम पे? एक। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल एक। कौन सी है वो? नॉर्मल। तो नॉर्मल शुड बी इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए। तो नॉर्मल हम पता कर चुके हैं, नॉर्मल कितना था? ये वाला नॉर्मल कितना था? ये नॉर्मल। अच्छा यही तो निकालना है, नॉर्मली मास इनटू एक्सलेशन। इंपॉर्टेंट बात है, एक्सलेशन की जगह क्या पुट करूं? एक्सलेशन की जगह एफ अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो नॉर्मल फोर्स हो गई कैपिटल एम इंटू एफ अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ये आ गया नॉर्मल। सवाल ये है दूसरा, कि अगर किसी कैपिटल एम मास के ब्लॉक पर अभी स्मॉल एम मास पर फोर्स लगाई थी, दूसरा पार्ट है सवाल का, अगर स्मॉल एम मास पर फोर्स लगाई जाएगी तो क्या तब भी नॉर्मल सेम रहेगा या एक्सेलरेशन सेम रहेगा? तो एक्सेलरेशन को डिस्कस करिए इसमें, एंड नॉर्मल बिटवीन स्मॉल एम एंड कैपिटल एम ये डिस्कस करिए। चलिए कंटिन्यू करेंगे।
करके लाएंगे। ये होमवर्क है बेटा, होमवर्क है ये। क्या है होमवर्क? मैंने एक पार्ट करा दिया क्लास में आपको, जब स्मॉल एम पे फोर्स लग रही थी राइट साइड को। अब कैपिटल एम पे फोर्स लग रही है किस तरफ को बेटा? लेफ्ट साइड। लाएंगे करके, उस सिस्टम का एक्सलेशन निकालेंगे, उनके बीच का नॉर्मल निकालेंगे और बताएंगे मुझे इससे मैच कर रहा है नहीं कर रहा।